का हुआ भांजी, सवेरे सवेरे अपने मामा के यहाँ आई हो? का हुआ, घी खत्म हो गया है तो अभी थोड़ा वेट करो, अभी लेकर आते हैं तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा घी। और दूध भी चाहिए तो थोड़ा और वेट करो, अभी जा ही रहे थे अपने गाय का दूध निकालने, रुको थोड़ा। रुक जाओ मामा, मैं बस इतना पूछने आई हूँ, क्या कल रात लाखन तुम्हारे पास आया था? क्योंकि कल रात हम दोनों में लड़ाई हो गई थी और वो घर से चला गया था। अरे भांजी, काहे लड़ती रहती हो मेरा लाखन भांजे से? कल रात कितना खराब मौसम था, बारिश बिजली की आवाज़ सुन रही थी ना तुम? काहे लाखन को भेज दिया बाहर, रोकना चाहिए था ना तुमको? अब कल रात कितना मौसम खराब था, भगवान करे उसको कुछ ना हुआ हो। क्या मामा, कल रात लाखन तुम्हारे पास भी नहीं आया? हे भगवान, मेरे लाखन की रक्षा करना, मैं आज के बाद अपने लाखन से कभी नहीं लड़ूंगी। चुप हो जा रे भांजी, तुम्हारा रोने से कल लाखन मिल जाएगा। कल रात लड़ाई कर रहे थे तब नहीं सोचा ये सब, अब रो रही हो यहाँ हमारा सामने। एक काम करो, महाराज के पास जाओ, महाराज ही अब हमारी मदद कर सकते हैं। महाराज अपने सैनिक को भेज के लाखन का पता लगाएंगे। ठीक है मामा, चलती हूँ मैं। महाराज ही एक हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं लाखन को ढूंढने में। कल रात लाखन को बस कुछ हुआ ना हो, वरना मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है मामा, चलती हूँ अब मैं। तुम तो लाखन की बीवी हो ना? क्या बात है, आज कैसे आना हुआ राजमहल, और वह भी अकेले? लाखन कहाँ हैं? महाराज लाखन का कब से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह लाखन महाराज को चंदनपुर राज्य की खबर देने वाला था, क्योंकि चंदनपुर का राजा हमारे राज्य पर हमला करने वाला है। कहाँ है लाखन? जल्दी बताओ मुझको। सेनापति जी, लाखन के ही तो बारे में बताने आई हूँ। कल रात से ही मेरे पति लाखन का अता पता नहीं चल रहा। पता नहीं कैसे हाल में होगा मेरा लाखन। सेनापति जी से ढूंढ के लाओ। कल रात मौसम भी बहुत ख़राब था, कहीं मेरे पति को कुछ हुआ ना हो। ढूंढ के लाओ सेनापति जी, वो तो आपका खबरी था ना। ढूंढ के लाओ सेनापति जी मेरे लाखन को। सेनापति जी, कल रात जब मैं जयपुर से हल्दी मसाले की बोरी अपने घोड़े पर रखकर अपने राज्य आ रहा था, तब मैंने लाखन को विशाल से दिखने वाले बरगद के पेड़ के पास देखा था। मैं आवाज़ लगाने ही वाला था लाखन को, तभी बारिश शुरू हो गई और बारिश में सारा का सारा मसाला मेरा ख़राब हो जाता, इसलिए मुझे जल्दी वहाँ से जाना पड़ा। क्या तुम सच बोल रहे हो? विशाल बरगद के पेड़ के पास देखा था तुमने लाखन को? यह तो बहुत ही चिंताजनक बात है। मुझको जल्दी से महाराज को यह बात बतानी होगी। वह बरगद का पुराना विशाल पेड़ अपने आप में ही एक अनसुलझा रहस्यमयी है। मुझको जल्दी से महाराज को बताना होगा लाखन के बारे में। बिंदापुर नगर के राजा आदित्य राजकुमार बेचैनी से इधर से उधर टहल रहे थे। तभी आदित्य राजकुमार की रानी कौशल्या आदित्य राजकुमार को बेचैनी में देखकर रानी कौशल्या आदित्य राजकुमार के पास जाकर बोलती है। क्या हुआ जी, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या बात है? राजकुमारी, आज मेरा गुप्तचर लाखन एक जरूरी संदेश लेकर आने वाला था, क्योंकि सुनने में आया है कि चंदनपुर के राजा हमारे राज्य पर हमला करने वाले हैं और लाखन को चंदनपुर के राज्य के बारे में कुछ संदेश देना था आज, पर लाखन अभी तक आया नहीं। कब से मैं लाखन का ही इंतजार कर रहा हूँ। तभी आदित्य राजकुमार का सेनापति दौड़ा दौड़ा आदित्य राजकुमार के पास जाकर बोलता है। महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ महाराज। सेनापति, पहेलियां मत बनाओ, क्या हुआ है साफ साफ बताओ। राजकुमार जी, कल रात हमारे सैनिक ने लाखन को उसी रास्ते से आते हुए देखा था जहां पर बरगद का घना विशाल पेड़ है, और महाराज कल रात से ही लाखन का कुछ अता पता नहीं चल रहा महाराज। ये सब सुनकर आदित्य राजकुमार के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी ज्यादा दिखने लगी। सेनापति, सभी नगरवासियों को संदेश भेजवा दो। सभी नगरवासी हमारे महल के सामने इकट्ठा हो जाए। मैं सबके सामने एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ।
सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासियों सुनो, राजा जी ने सभी नगरवासियों को अपने राजमहल में बुलाया है। क्या बात हो गई, महाराज ने हमें आज क्यों बुलाया है? सभी नागरिक कुछ ही देर में महल में पहुंच गए और आदित्य राजकुमार महल के छत पर खड़े होकर बोलते हैं, मेरे बिंदापुर नगर के वासियों, मैं आदित्य राजकुमार ये ऐलान करता हूँ, पश्चिम की तरफ जो पुराना बरगद का पेड़ है वहां से कोई भी आना जाना नहीं करेगा। नगर वासियों, अगर कोई व्यक्ति प्राचीन बरगद के पेड़ के पास तुमको कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है उस व्यक्ति को रोकना, क्योंकि आप सभी नगर वासियों को पता है जो भी प्राचीन पेड़ के पास गया वह लापता होगा। इसीलिए नगर वासियों, अपना ख्याल रखना आप सभी, और किसी को भी उस प्राचीन पेड़ के पास जाने मत देना। ठीक है ना नगर वासियों? उम्मीद करता हूँ आप सब अपना ख्याल रखोगे। अब आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। इतना कहकर आदित्य राजकुमार बेचैन होकर इधर से उधर टहलने लगे। महाराज, उस बरगद के पेड़ के बारे में बहुत ज्यादा अफवाह है। अगर महाराज ऐसे ही चलता रहा तो यह राज्य एक भूतिया राज्य बन जाएगा और दूसरे राज्य के राजा हमारे राज्य पर हंसी उड़ाएंगे। हम अपने ही राज्य की दिक्कत ठीक नहीं कर सकते तो प्रजा की क्या करेंगे? ऐसा दूसरे राज्य के राजा मजाक उड़ाएंगे हमारा। यही चिंता तो सता रही है मुझको रानी कौशल्या। मेरे ही राज्य में मेरी प्रजा डर कर रहे, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है, मैं अकेला जाऊंगा प्राचीन बरगद के पेड़ के पास। मैं किसी की भी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने फैसला लिया है मैं खुद जाऊंगा और जाकर पता करूंगा। नहीं महाराज, मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगी, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। और अब आप मुझसे कोई भी सवाल मत करना, क्योंकि यह हर पत्नी का फर्ज है अपने पति का साथ देना। इसलिए महाराज मैं भी चलूंगी, आपको मेरी कसम है, मना मत करना महाराज। ठीक है रानी कौशल्या, चलो अब निकलते हैं हम। आदित्य राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं। अपनी पत्नी कौशल्या को लेकर दोपहर में पश्चिम की ओर निकल जाते हैं, जहां पर प्राचीन बरगद का पेड़ है। आदित्य राजकुमार और रानी कौशल्या पहुंच जाते हैं प्राचीन बरगद के पेड़ के पास और वहां पर बहुत पानी भरा होता है कल रात की वर्षा के कारण। पर निडर राजकुमार अपनी रानी के साथ पानी में उतरकर पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। या वही प्राचीन बरगद का पेड़ है राजकुमारी कौशल्या, जहाँ पर लोग गायब हुए हैं। वाह देखो राजकुमारी कौशल्या, पेड़ के ऊपर जो भी लोग यहाँ आते हैं वाह पत्थर के बन जाते हैं। वाह देखो कैसे लखन और भी हमारी प्रजा है जो पत्थर के बन राखे हैं। आदित्य राजकुमार अपनी पत्नी कौशल्या से बात कर ही रहे हैं, तभी जोड़ छोड़ से हंसने की आवाज आती है। महाराज कौन है जो इतने जोर जोर से हंस रहा है? कौन हो तुम? सामने आओ, मुझको पता है तुम वही सोने की तरह चमकने वाले मायावी राक्षस हो जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों से सवाल पूछकर उनको पत्थर का बना देते हो। तुम सामने आओ मेरे, मैं बिंदापुर का महाराज आदित्य राजकुमार हूँ। मैं अपनी प्रजा को मैं और खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। सामने आओ। तभी सोने जैसा दिखने वाला मायावी महाराज आदित्य के सामने आता है। क्या बात है, पहले तो यहाँ से आदित्य राजकुमार के मूर्ख प्रजा यहाँ से आते थे, अब स्वयं आदित्य राजकुमार खुद आए हैं और साथ में महारानी कौशल्या को भी लेकर आए हो महाराज। पर अब आप दोनों भी लौटकर जा नहीं पाओगे। तुम वही हो ना जो यहाँ से आने वाले नागरिकों से सवाल पूछता है और गलत जवाब देने पर तुम उन्हें पत्थर का बना देते हो। दुष्ट मायावी, मैं खुद आया हूँ तेरे सवालों का जवाब देने। पूछ ले अपना सवाल मायावी। तुम बहुत निडर हो महाराज, क्योंकि तुम खुद आए हो मेरे सवालों का जवाब देने। पर याद रखना महाराज, अगर जवाब तुमने गलत दिया तो मैं तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा और उसके बाद महारानी कौशल्या से पूछूंगा सवाल। अगर महारानी कौशल्या ने भी गलत दिया जवाब तो महारानी कौशल्या को भी मैं पत्थर का बना दूंगा। मैं वही सवाल पूछूंगा आपसे महाराज जो मैं यहाँ से आने जाने वाले नागरिकों से पूछता हूँ। तो ध्यान से सुनना महाराज, मेरा सवाल है कि अगर तुमको सोने से भरा हुआ जंगल दिया जाए
और दूसरी तरफ तुमको अंधेरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए तो कौन सा जंगल लेना चाहूंगी महाराज? सोच समझकर सही सही उत्तर देना महाराज। आदित्य राजकुमार मायावी का सवाल सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। तभी रानी कौशल्या महाराज से बोलती हैं, महाराज, यह मायावी कितना मूर्ख है। मुझको लगा बहुत मुश्किल सवाल पूछेगा, पर इसने तो बहुत ही आसान सवाल पूछा है। महाराज, जाहिर सी बात है, सोने से भरा हुआ जंगल ही लेना पसंद करेगा हर कोई, और दूसरी तरफ अंधेरे से भरा हुआ जंगल है। आखिर कोई पागल ही होगा महाराज जो अंधेरे से भरा हुआ जंगल लेगा। हाँ कौशल्या, तुम एकदम सही हो, पर मेरा लाखन खबरें बहुत ही बुद्धिमान था। उसने ज़रूर सोने से भरा हुआ जंगल बोला होगा, पर उसके बाद भी इस मायावी ने उसको पत्थर का बना दिया। आखिर क्या है इस सवाल के पीछे का रहस्य? महारानी कौशल्या, मुझको पता लगाना होगा। तभी आदित्य राजकुमार सोच समझकर मायावी के सवालों का उत्तर देते हैं। मायावी, मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा। सोने जैसा दिखने वाला मायावी आदित्य राजकुमार का उत्तर सुनकर चौंक कर बोलता है, तुम्हारा उत्तर सही है आदित्य राजकुमार। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया है, लेकिन आदित्य राजकुमार, तुम शायद से नहीं जानते, इस सवाल का सही जवाब देने के बदले तुम्हें उसे अंधेरे जंगल से होकर जाना होगा। आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो मायावी? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ पाया। आदित्य राजकुमार, मैं भी जानना चाहता हूँ, अंधेरे से भरे हुए जंगल में आखिर ऐसा क्या है? इतना कहकर मायावी कुछ मंत्रों का उपचार करने लगता है। ओम करम कदम हुर होरी कुल कुल कुल्ला कुल्ला खुल जा जादुई दरबार। ओम करम कदम हुर होरी कुल कुल कुल्ला कुल्ला खुल जा जादुई दरबार। ओम करम कदम हुर होरी कुल कुल कुल्ला कुल्ला खुल जा जादुई दरबार। तभी अचानक से प्राचीन प्रगति के पेड़ पर एक जादुई दरवाजा बन जाता है। तभी मायावी महाराज आदित्य से बोलता है, सुनो आदित्य राजकुमार, ये मायावी दरवाजा तुम्हें सीधे अंधेरे से भरे हुए जंगल में ले जाएगा। अब जाओ आदित्य राजकुमार और पता करो उस अंधेरे जंगल में क्या है, और आकर मुझको भी बताओ। मैं भी जानना चाहता हूं कि उसे अंधेरे जंगल का रहस्य। आदित्य राजकुमार मायावी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि आदित्य राजकुमार को इस रहस्य का पता लगाना था। इसलिए आदित्य राजकुमार अपनी पत्नी कौशल्या के साथ जादुई दरवाजे में प्रवेश करते हैं। आदित्य राजकुमार और कौशल्या रानी अंधेरे से भरे हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी रानी कौशल्या को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। महाराज, मुझको कुछ लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। हाँ रानी कौशल्या, आवाज तो मुझको भी सुनाई दे रही है। ये आवाज सामने से आ रही है। चलो रानी कौशल्या, चलकर देखते हैं। पिंजरे में कैद बिंदापुर के नागरिक और महाराज का खबरी लाखन की नजर महाराज पर पड़ते ही लाखन जोर जोर से आवाज मारने लगता है अपने महाराज को। ये देखो लोग, मेरे महाराज आ गए, अब हम बच जाएंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज मुझे बाहर निकालो, महाराज मुझे बाहर निकालो, मैं लाखन हूँ, बाहर निकालो महाराज। फिक्र मत करो लाखन, मैं तुम सबको बचाने के लिए ही आया हूँ और मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं अभी इस तलवार को उठाकर इस लोहे के जंजीर को काट देता हूँ। राजकुमार आदित्य जैसे ही तलवार को निकालकर जंजीर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी राजकुमार को जोरदार झटका लगता है बिजली का और राजकुमार कुछ दूर जाकर गिरते हैं और कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। तभी रानी कौशल्या आदित्य राजकुमार को उठाती हैं। तभी राजकुमार आदित्य और रानी कौशल्या गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद आदित्य राजकुमार और रानी कौशल्या गायब होकर एक सुंदर से वन में पहुंच जाते हैं और तभी आदित्य राजकुमार को होश आ जाता है और उसी सुंदर वन में पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत बैठी होती है।
जिसे देख रानी कौशल्या आदित्य राजकुमार से बोलती है, महाराज, हम अचानक से अंधेरे से भरे हुए जंगल से सीधा सुंदर से दिखने वाले जंगल में कैसे आ गए? और महाराज, ये सामने पेड़ के पास जो ये बुढ़िया औरत बैठी है, ये कौन है महाराज? कहीं कोई माया भी तो नहीं? मुझको महाराज काफी डर लग रहा है। डरो मत रानी कौशल्या, क्या पता इस रहस्य का पता लगाने में ये बूढ़ी औरत हमारी मदद कर सके। ज़रूरी थोड़ी ना है कि यह माया ही होगी, क्या पता हमें कोई मदद मिल सके। फिक्र मत करो रानी कौशल्या, मैं पूछता हूँ बूढ़ी औरत से कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। आदित्य राजकुमार उस अनजान बूढ़ी औरत से पूछने ही वाले थे, तभी वह बूढ़ी औरत बोलती है, लगता है बेटा तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश करी होगी। पर ये सब तुमको कैसे पता? क्योंकि बेटा जो भी उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश करता है वो यहाँ आ जाता है। तभी रानी कौशल्या बोलती है, दादी माँ, आखिर में इन सब का रहस्य क्या है? कहते हैं बेटा कि एक समय में ये अंधेरे से भरा हुआ जंगल एक बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक सुंदर राजकुमारी और एक सुंदर राजकुमार राज किया करते थे। लेकिन एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक इस जंगल में आया बुरे इरादे से और उसके आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तांत्रिक ने राजकुमारी को जान से मार दिया। अगर बेटा तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है और अपने लोगों को आज़ाद करवाना है तो बेटा तुम्हें उस दुष्ट तांत्रिक को जान से मारना होगा। मुझको बताओ दादी माँ, वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यहाँ से बेटा कुछ ही दूर बहुत पुराना खंडर है। कहते हैं बेटा कि उस दुष्ट तांत्रिक ने अपने पाप से भरी दुनिया वहाँ पर बसा रखी है। बेटा ध्यान रखना, वहाँ दुष्ट तांत्रिक तुमसे एक सवाल पूछेगा, पर बेटा तुम उसके सवालों का कोई उत्तर मत देना। बदले में बेटा तुम उस तांत्रिक से कोई ऐसा सवाल पूछना जिसका उत्तर देने में तांत्रिक को कुछ समय लग जाए और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने तलवार से उस दुष्ट तांत्रिक का गला काट देना। ठीक है दादी माँ, अब मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ। आदित्य राजकुमार और रानी कौशल्या बिना समय गवाए वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलते चलते महाराज और रानी कौशल्या खंडर में पहुंच जाते हैं। पहुँच गए हम रानी कौशल्या, ये देखो गुफा, शायद से इसके अंदर होगा वह तांत्रिक। चलो रानी कौशल्या, चलकर देखते हैं। ओम क्रीम क्राम ओम क्रीम क्राम ओम। देखो रानी कौशल्या, शायद से यही तांत्रिक है जिसके बारे में बूढ़ी दादी माँ ने बताया था। आदित्य राजकुमार की आवाज सुनकर तांत्रिक गुस्से में बोलता है, कौन है तू? तेरे बीच में बोलने से मेरी तपस्या भंग हुई है। अब देख मैं क्या करता हूँ। ओम क्रीम क्राम ब्लूम ब्लूम ओम क्रीम क्राम ब्लूम ब्लूम ओम क्रीम क्राम ब्लूम ब्लूम, गायब कर इसकी रानी को। बूम बूम वाह। तांत्रिक कुछ मंत्रों का उपचार करता है और अपनी दिव्य शक्तियों से महारानी कौशल्या को गायब कर देता है। रानी कौशल्या, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस नरक से बाहर ले जाऊंगा। और महाराज की फिक्र मत करो रानी कौशल्या, महाराज एक निडर महाराज है। दुष्ट तांत्रिक वापस लौटा दे मेरी रानी कौशल्या को। लौटा दूंगा मैं तेरी रानी कौशल्या को, पर उससे पहले तुझको मेरे एक सवाल का सही सही उत्तर देना होगा। कितने तारे हैं आसमान में? सही सही उत्तर दे दे, उसके बाद मैं तेरी रानी कौशल्या को लौटा दूंगा।
तांत्रिक का सवाल सुनकर आदित्य राजकुमार सोच में पड़ जाते हैं। तभी आदित्य राजकुमार को बूढ़ी दादी माँ की कही हुई बात याद आती है और आदित्य राजकुमार अपने दिमाग में कोई तरकीब सोचकर बोलते हैं। तांत्रिक, मैं तेरे सवालों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन तेरे सवालों का उत्तर देने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना बुद्धिमान है। तांत्रिक, मैं तुझसे बस एक ही सवाल करूंगा। अगर तूने इसका उत्तर दे दिया तो मैं भी तुझको बुद्धिमान मानूंगा। अच्छा तो ठीक है, क्या सवाल है तेरा? पूछ ले और देख ले तू भी मैं कितना बुद्धिमान हूँ। तो तांत्रिक, मेरा सवाल यह है कि मेरे मुंछ में कितने बाल हैं? तू तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। सवाल भी कैसा पूछा? ये तो बहुत आसान सवाल है। अभी मैं तेरे पास आकर तेरे मूंछों के बाल गिनता हूँ। तांत्रिक आदित्य राजकुमार के मूंछों के बाल को गिनने के लिए आदित्य राजकुमार के पास जाता है। तांत्रिक के पास आते ही आदित्य राजकुमार इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार से तांत्रिक का गला काट देते हैं और कुछ ही देर में तांत्रिक मर जाता है। तभी अंधेरे से भरा हुआ जंगल अचानक से गायब होकर एक सुंदर से जंगल में बदल जाता है। आदित्य राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तांत्रिक को मारकर इस जंगल को आजाद किया है। मैं इस जंगल का रखवाला हूं, पर मैं इस जंगल की रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि यह तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली था। तांत्रिक ने जंगल की रानी और राजकुमार को जान से मार डाला। मैंने पूरी कोशिश की, पर तांत्रिक के सामने मैं कुछ नहीं था। तांत्रिक मुझे जान से मार नहीं पाया क्योंकि मैं अमर हूं। तभी तांत्रिक अपनी शक्तियों से मुझको अपना दास बनाना चाहता था, पर मैंने हिम्मत दिखाई और मैं वहां से बचकर निकल गया और बरगद के प्राचीन पेड़ के पास इस उम्मीद से बैठा रहा और वहां से आने जाने वाले लोगों से सवाल पूछता था, क्योंकि मुझको एक निडर और एक ईमानदार चाहिए था, क्योंकि वही उसे तांत्रिक का अंत कर सकता है जिसे कभी भी कोई गलत काम न किया हो। अब मैंने तांत्रिक को मारकर तुम्हारे जंगल को आजाद किया है। अब मुझको मेरी रानी कौशल्या और मेरे नगर के नागरिक लौटा दो। ना फिक्र मत करो महाराज, रानी कौशल्या और आपके नगर के नागरिक सब ठीक हैं। अभी ले चलता हूँ आपको सबके पास। प्राचीन बरगद के पेड़ के पास रानी कौशल्या और विंदापुर के नागरिक सब इंतजार कर रहे थे महाराज के आने का। तभी कुछ देर बाद महाराज और सोने जैसा दिखने वाला मायावी प्रकट होते हैं। तभी विंदापुर के नागरिक महाराज की जय हो का नारा लगाने लगते हैं जोर जोर से। महाराज की जय हो, हमारे महाराज। महाराज रानी कौशल्या को देख बहुत ही खुश होते हैं और अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों की जान बचाई और उसे तांत्रिक को भी जान से मार दिया, जिसने एक सुंदर से जंगल को अंधेरे से भरा हुआ जंगल बना दिया था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि अंधेरा कितना भी शक्तिशाली हो, पर प्रकाश के एक किरण से जिंदगी में उजाला ही उजाला हो सकता है। जैसे बिंदापुर के महाराज ने रहस्यमयी बरगद के पेड़ के पीछे का रहस्य पता लगाकर अपने लोगों की जान बचाई और अंधेर से भरे हुए जंगल को भी आज़ाद करवाया।